तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूं साहिल खत्री। आप देख रहे हो भाई एक फ्रेश वीडियो। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन माय रिव्यू ऑफ माय कावासाकी ZX6R। ये बाइक मैं ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर चला चुका हूँ भाई। और मैनी ऑफ यू वर रिक्वेस्टिंग कि भाई 5000 किलोमीटर्स में बाइक ने परफॉर्म कैसा करा, बॉडी पार्ट्स के अंदर हलचल तो नहीं है, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, एंड हाउ इज द इंजन रिस्पॉन्सिंग, ऑल एक्सेप्ट ऑल द इशूज़ आर कैलकुलेटेड इन दिस वीडियो। और मैं हर एक चीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। और पहले तो भाई एक इसका छोटा सा वॉक अराउंड कर लो बाइक का। एंड इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ऐड कुछ नहीं किया है लास्ट वीडियो के कंपैरिजन में। जस्ट इसकी एक जो एक्सेसरीज़ थी मैंने उसके बारे में एक शॉर्ट्स भी बनाई थी। इस एक्सेसरीज़ का एक पार्ट, एक रोड इधर से उधर जो कनेक्ट होती है, मतलब जो अपना ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, फ्रेम स्लाइडर, इसका एक पार्ट इधर से उधर जो कनेक्ट रहता है वो पार्ट, उसमें से एक रोड निकल गई थी, उसका भी स्क्रू पता नहीं किस वजह से डैमेज हो गया था। तो दिस इज़ इट। और वो भी एक एक्सेसरीज़ का फॉल्ट है। बाकी चलते हैं बाइक पर, बाइक पे बैठ के आपसे आराम से बात करते हैं। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई बाइक के बारे में, अबाउट द पावर। भाई जो बाइक के अंदर पावर है ना वो 124 HP के आसपास की है, 124 स्टॉक। बट ये जो मेरी वाली बाइक है, ये इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लगवा रखी है। सबसे पहले तो BMC का एयर फिल्टर लगा हुआ है, एंड उसके बाद एक एरो का ही डीकैट डिलीट पाइप एंड एरो का ही एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है। तो ये तो था भाई बेसिकली थोड़ा सा परफॉर्मेंस मोड की तरफ से। आई डोंट नो इसके बाद कितनी पावर, भाई सब डिलीवरी कितना डिफरेंस आया HP के अंदर। बट जो मेरी तरफ से एक जो मेन चीज़ है वो ये है कि भाई 636 cc के अंदर ये बाइक बिल्कुल ना फ्लुएंट पावर डिलीवरी के अंदर चलती है भाई। ऑन अ टैप यू जस्ट गेट द पावर। जैसे अभी मैं सेकंड गियर में हूँ एंड अराउंड 35 की स्पीड है, और जैसे मैं इसको ऐसे पुश करता हूँ, मतलब ऑन अ पुश डायरेक्ट पावर फील होती है आपको भाई। और एक तगड़ा ग्रंट फील होता है आपके हाथ में, जैसे एक्सीलरेट करते हो ना आपको लगता है कि हाँ पावर है भाई साहब। ऐसा फील नहीं होता कि अंडर पावर चला रहे हैं। पावर इज़ ऑन एक्सट्रीम लेवल। मतलब कभी कभी इतनी ब्रूटल हो जाती है कि डर भी लगता है भाई भगाते समय। और इन सारी चीज़ों के बाद जो हैंडलिंग है, स्पोर्ट्स बाइक की हैंडलिंग आप लोगों को पता ही है भाई, कंफर्टेबल नहीं होती। पोस्चर इसका बिल्कुल एग्जैक्ट वही पोस्चर है जो ZX10R के अंदर मिलता है आपको पोस्चर। एंड उस पोस्चर की सिर्फ एक नुकसान बात ये है कि भाई अपना बॉडी पेन है ना जो वो प्रॉपर आता है भाई। बिल्कुल सारा का सारा बॉडी का जो वेट है ना वो शोल्डर्स के ऊपर रहता है। तो भाई बात कर लेते हैं हैंडलिंग की। हैंडलिंग के बारे में इसका सीन ही है भाई। एक तो इसका जैसे यूटर्न्स वगैरह लेने पड़ जाते हैं ना, तो भाई बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट है भाई यूटर्न लेना। और उसके अलावा जो इसकी चीज़ों के अंदर जो सबसे बेस्ट चीज़ एक हैंडलिंग के अंदर क्या है भाई, बाइक रहती है बिल्कुल स्टेबल, इतनी तगड़ी स्टेबल। और भाई छोटी सी मूवमेंट के अंदर ही ना, मतलब एक पिन पॉइंट वाली मूवमेंट के अंदर एक पिन पॉइंट वाला डिसीजन सॉर्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर हमें कहीं से इमरजेंसी में हल्की मोड़ के और इसको मतलब किसी भी एंगल से चेंज करना हो ना, तो भाई हैंडलिंग इतनी प्रिसाइज है इसकी। इतने पैसे लगने के बाद भाई प्रिसाइज हैंडलिंग मिलनी भी ज़रूरी है। और रही बात बाइक के वेट की, भाई वेट एक्चुअल के अंदर फील होता है। दिस बाइक इज़ अराउंड 196 kg, अराउंड 200 के आसपास का वेट इसके अंदर है। और ये भी शुगर इसके लिए भाई पिलियन नहीं बैठता। मैं ना अभी DTC के पीछे खड़ा हूँ और यही चीज़ नोटिस कर रहा था कि ये बाइक भाई हीट बहुत होती है। अभी 91 डिग्री टेम्परेचर है, और ये भी है क्योंकि अभी मैं घर से निकाल के लेके आया और मौसम ठीक है भाई। हल्की सी धूप है लेकिन भाई हवा ठंडी चल रही है, क्योंकि आसपास के शहरों में बारिश हुई होगी मे भी। तो हीट के बारे में बात कर लेते हैं भाई। एट हाई स्पीड्स जब आप ट्रैफिक से निकलते हो और जब आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब जब बाइक ठंडी होने लग जाती है, तो भाई सारी की सारी हीट ना नीचे पैर की तरफ रिफ्लेक्ट करती है ये बाइक, मतलब पैरों पे फेंकती है। और लिटरली जब हम बाइकिंग शूज़ के अंदर और ड्रेस के अंदर नहीं होते ना, तब ये हीट फील लिटरली होती है कि भाई हाँ एक्चुअल के अंदर ज़्यादा हीट है। और बात करते ही करते अभी तो बाइक मैंने बंद करी थी, 93 डिग्री के आसपास का इसमें टेम्परेचर देख लो दोबारा से आ चुका है। और ये चीज़ भी अच्छी है
कि भाई अभी जैसे मेरे पास एक मिस कॉल है, एक मैसेज है, और ब्लूटूथ के वाले जो फीचर हैं थोड़े हैंडी है। मतलब ये इसमें नाम नहीं दिखाता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता चल जाता है कि हाँ ये 2 नोटिफिकेशंस हमारे पास है। इवन व्हाट्सएप भी आ रखा होगा तो भी ये मैसेज का निशान इसके अंदर आएगा ही आएगा। एक चीज़ और ब्रदर, इस बाइक को ना ब्रेकर्स के ऊपर बिल्कुल प्यार से चलाना पड़ता है। ऐसा फील होता है कि अंडर बैली स्क्रैच हो जाएगी, बट एक्चुअल के अंदर मतलब लगती नहीं है। मेरे साथ अभी तक ऐसी सिचुएशन बनी नहीं है जिसमें अंडर बैली मेरी स्क्रैच हुई हो। और भाई स्क्रैच होने का मतलब है कि भाई नीचे डायरेक्ट अपना जो इंजन का ऑयल वाला जो वो स्क्रू होता है, नट होता है भाई, उस पर भाई खतरनाक रगड़ने का खर्चा रहता है भाई। खर्चा नहीं मतलब खतरा रहता है उस पर। और ऊपर से फिर थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी नीचे है, लेकिन हाँ जितनी भी इसकी फेयरिंग है ना, फेयरिंग के अंडर मतलब फेयरिंग से ऊपर सब कुछ है। लेकिन मुझे एज सच अभी तक थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी करी है, हल्की सी। आपने 1-2 व्लॉग्स मेरे देखे होंगे तो उसमें दिखा होगा। अभी तक ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ कि नीचे से मतलब स्क्रैच वगैरह लगने का या नीचे से टच होने का हल्का सा मुझे फील हुआ हो। भाई बहुत तगड़ा पुश है इसका। ये देखो एग्जॉस्ट के बाद जो पटाखे भी निकल रहे हैं ना भाई, वो भी अलग ही चीज़। एक ट्रैक्शन कंट्रोलर दिखाता हूँ कितना फ्लुएंटली काम करता है। फर्स्ट गियर एंड वी आर गो। भाई साहब टायर को ना एक्स्ट्रा स्पिन ही नहीं होने देता ये ट्रैक्शन कंट्रोल जब एक्टिवेट रहता है। वैसे इसके अंदर डिफॉल्ट एक्टिवेट ही रहता है, और इस चीज़ का होना इतनी एक्सट्रीम पावर वाली मशीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ एक चीज़ और मुझे मतलब अभी दिमाग में आई एकदम से कि जो ये टैंक ग्रिप्स है इनका होना भी भाई बहुत ज़रूरी है। पता नहीं ये कंपनी स्टॉक में क्यों नहीं देती। इससे एक्चुअल में क्या होता है, ब्रेकिंग के टाइम पे ना थोड़ी ग्रिप बनी रहती है, जो सीट के ऊपर हमारी पोजीशन उसको मेंटेन करने के लिए थाई का थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। अभी मैं रोक के एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। अभी ना मैं यहाँ एक रोक के चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को कि इस कंपनी में जो सबसे मोटी दिक्कत मुझे लगी अभी तक, भाई सारी बाइक ठीक है, इसमें ना जो परेशानी मुझे सबसे जो तगड़ी चीज़ जिसका डर रहता है भाई एक हर एंथुजियास्ट को भाई, वो है ये रस्ट। ये जो नंबर प्लेट वाला फ्रेम है ना, इसके ऊपर यहाँ इस पार्ट पे ये देखो आप ध्यान से देखना, इस पे आ गया रस्ट। और ये सिर्फ यहीं है फ़िलहाल तक तो यहीं पे ही है, ना ये कहीं लगी है ना कुछ है। जैसे ही आई है वैसे की वैसी लगेगी, और ये स्टॉक है, ये मतलब कंपनी की फिटिंग में है मेरे ख्याल से। इसके अलावा पूरी बाइक में और कहीं मुझे अभी एज सच रस्ट वाली प्रॉब्लम दिखी नहीं है। और यही है भाई, इसको भी सॉर्ट आउट करेंगे, अदरवाइज़ ये लंबा होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा यार रस्टिंग की जो प्रॉब्लम है ना। और भाई बाइक के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। इनफैक्ट चेन भी इतनी परेशान नहीं करती जितना, और चेन तो अभी तक करा ही नहीं है, हल्का हल्का से इसी पे मुझे अभी विजिबल हुआ है। अगर बाइक धोई है मैंने तो धोने के बाद इसको हल्की फुल्की चलाता हूँ तो ताकि सारा पानी इसका बाहर निकल जाए, और उसके बाद भी ये सारी दिक्कतें आ रही है। और बस पूछो ही मत, यहाँ आके थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है। ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स के अंदर भी ये दिक्कत आती है। जब लोकल के अंदर घुसी गई तो एक चीज़ और बता दूँ, मैंने अभी इसकी एवरेज देखने की कोशिश करी है, और वो कुछ अपना ना 17.3 दिखा रही है भाई। ये एक्चुअल में ये फिगर वेरी नहीं करती। एक्चुअल के अंदर इससे ना 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या 1.5 पॉइंट लास्ट उतनी कम कर लो, वो इसकी एक्चुअल एवरेज रहती है। अब ये मान के चलना कि जैसे 16 की दे रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी हाईवे से आया था और थोड़ा भी लोकल के अंदर घुसा हूँ, ज़्यादा नहीं, 4-5 किलोमीटर अपना लोकल, 4-5 में 3-4 किलोमीटर अपना लोकल, और रेस्ट ऑफ द वे इज़ माई मतलब ओपन वे। और रही बात इसकी हैंडलिंग की, लोकल भाई इजी से मैनेज हो जाती है। बाइक पे जब ऐसे बैठता है ना, आप देखो कितनी ब्रॉड लग रही है, और लोकल के अंदर इसको मैनेज करना बिल्कुल इजी है। लेकिन हाँ, उसके लिए ना एक हाइट की जो लेवल है ना, वो एक कंसिडरेशन के अंदर होना चाहिए भाई। 5'8" मेरे हिसाब से इसके लिए एक परफेक्ट हाइट है, या उससे ऊपर की हाइट, क्योंकि उससे नीचे ना मतलब वो पंजे टिकते हैं, और वो पंजे टिकते हैं ना तो बैलेंस को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और भाई रही बात इसके टायर्स की, भाई इसके अंदर आते हैं पिरेली के रोसो 4। अभी तक इस टायर का भाई स्टैंडर्ड सेट है सुपर बाइकिंग के अंदर। भाई इस टायर से ऊपर कोई टायर मेरे ख्याल से नहीं बना है, और भाई बना भी होगा तो मेरे हिसाब से इसका रिस्पॉन्स भाई बहुत तगड़ा है। और भाई ये कुछ लोग मिल जाते हैं ऐसे रास्ते में चलते चलते, तो इस टायर का मतलब जो रिस्पॉन्स इसको मैं कहता हूँ अल्टीमेट। 5200 के आसपास चल चुकी है भाई।
कहीं पे भी निराश नहीं करा। कॉर्नरिंग के टाइम पे भी, बारिश के टाइम पे भी मैंने चला रही, बारिश में भी कोई निराशा नहीं हुई इस टायर से। और रही बात समर्स की, अभी समर्स में मैंने बाइक ली थी, अप्रैल में ली थी, और विंटर्स के अंदर देखेंगे तब तक मेरे ख्याल से या तो घिस चुका होगा या नया डलेगा, तो भी मैं इसी टायर को कंसिडर करूँगा, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस बिल्कुल है ना एट टॉप नॉच है इसकी, कहीं से भी कोई निराशा नहीं। पंचर भी हुआ है, सिर्फ सिंगल ही पंचर हुआ है, और इसके अलावा तो कोई चीज़ टायर के बारे में कुछ खास बताने के लिए है नहीं। टायर की हाई स्पीड कैपेबिलिटी रोसो 4, एवरीवन नोज अबाउट दिस टायर। नाइस। ब्रेक्स के बारे में एक चीज़ बता दूँ, पीछे वाला ब्रेक मेरे ख्याल से ना वो बस है कि उसकी प्रेजेंस है, वो इतना पावरफुल नहीं है। वैसे तो आगे वाले ही ब्रेक्स पावरफुल होते हैं, बट स्टिल एट दिस प्राइस पॉइंट थोड़ी सी निराशा हो रही है। अब ये देखना, मैं आगे वाला ब्रेक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा, और 36-37 से रुकने में ये देखो, मतलब रुकते रुकते भी ना रुकती नहीं है। आगे वाले ब्रेक से कोई निराशा नहीं है, और इसको कहते हैं एक्चुअल के अंदर ब्रेक्स, जो परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं भाई। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना पूरा ब्रेकिंग का, वो जाम है भाई, जहाँ चाहिए ना बाइक उससे पहले ही जाम हो जाती है। और लो भाई खड्डे रास्तों पे आ गए हैं, और भाई कावासाकी इस चीज़ में आप सब लोगों को पता है कि भाई अल्टीमेट लेवल की जो इसकी शॉकर्स की जो परफॉर्मेंस है। वैसे तो ट्रैक ओरिएंटेड है, शॉकर्स के अंदर एडजस्टमेंट है, प्रीलोड, टेंशनर, हर चीज़। ये देखो, ये वाला तो अपना क्या कहते हैं प्रीलोड, और ये कंप्रेशन, ये दोनों को मतलब एडजस्ट कर सकते हो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने जो रखा हुआ ना, मैंने रखा हुआ है स्टॉक सेटिंग के ऊपर। अब इस पे हाईवे पे क्या रहता है, मतलब स्ट्रेट रोड्स के ऊपर क्या रहता है ना, तो ज़्यादा स्टिफ फील होता है, और खड्डों के अंदर भी स्टिफ नहीं फील होता है ना, हाईवे के अंदर फील होता है। अभी जैसे खड्डे चल रहे हैं, इन खड्डों में ना बाइक ऐसे फील हो रही है जैसे नॉर्मल सी कोई बाइक चला रहे हैं, और उसी तरीके से बिहेव कर रही है। बट ये चीज़ ज़रूर है भाई, कावासाकी का ना, मैंने जितनी भी वीडियोस देखी थी, जो बंदा रेगुलर बाइक रिव्यूज़ करता है, लेकिन भाई जो उसने बताया ना कि कावासाकी के सस्पेंशन आर फार डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर सस्पेंशन, इसकी ट्यूनिंग ही कुछ अलग तरीके से ही रहती है। ऐसा लगता नहीं है कि किसी छोटे गड्ढे ने बाइक की स्टेबिलिटी को हार्म कर दिया, या उस छोटे से गड्ढे की जैसे, या छोटे से टर्न, या किसी भी चीज़ की वजह से स्टेबिलिटी के अंदर थोड़ी सी कमी आ रही है, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। और भाई रेस्ट सब कुछ डिपेंड करता है सबके ड्राइविंग बिहेवियर के ऊपर भाई। कोई खड्डों में स्लो चलाता है, कोई खड्डों में फास्ट चलाता है भाई। अपना तो रूल ये है भाई, आराम से चलाओ, क्योंकि ये हमें भाई बचाने के लिए है, हमें एक्सपीरियंस दे रही है, और हमारी सेफ्टी भाई इस मशीन के अंदर ही है। इस मशीन को जितना प्यार से चलाएंगे, इसको जितना संभाल के रखेंगे, उतनी भाई हमें कंफर्टेबली एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी, और उतनी हमें टेंशन भी कम होगी। आज मेरी बाइक का ये ख़राब है यार, लास्ट टाइम खड्डे में डल गई थी, ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, शॉकर्स की सील टूट जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एज सच ये सारी चीज़ें कमी बचाने के लिए ना, तो बाइक को, ये ट्रैक मशीन है, इसको खड्डों में ना बिल्कुल सॉफ्टली चलाओ, क्योंकि ट्रैक मशीन को ना एज ए ऑफ रोडर आप यूज़ नहीं कर सकते। सॉफ्ट रोडिंग तो ये कर सकती है, और वो सॉफ्ट रोडिंग का भी ना तरीका बिल्कुल मतलब लीनियंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई केयरलेसली चले जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वाओ, ये होते हैं भाई सब रोड्स, और ये होते हैं व्यूज़। अभी कहीं मैं साइड में रोक के ना एक दो चीज़ें और दिखाता हूँ आपको, जो मुझे लगता है कि एज एन एक्सेसरीज़ बहुत चीप है, लेकिन उनको कंसिडर करा जाना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उससे ना बहुत सारा नुकसान बचता है भाई होना। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। एक चीज़ और बता दूँ भाई, कावासाकी का जो क्विक शिफ्टर है ना भाई, वो अल्टीमेट पीस है। ये देखो, इसके शिफ्ट देखना आप कितने स्मूथली मारेगा। मतलब बिल्कुल भी जर्क महसूस नहीं होता कि भाई गियर शिफ्ट हो रहे हैं, हल्का सा भी झटका महसूस नहीं होता। अल्टीमेट पार्ट है भाई ये क्विक शिफ्टर जो है ना, गेम चेंजर है। और भाई कमी सिर्फ और सिर्फ है ना ऑटो ब्लिपर की महसूस हो रही है। काश डाउन शिफ्ट भी हो जाते यार, यही कावासाकी कंजूसी करके बस। गाइस यार खड़े खड़े एक चीज़ और बता देता हूँ, सारी चीज़ें ठीक है भाई, सर्विस भी ठीक है, सर्विस भी कॉस्टली नहीं होती है। अराउंड मुझे पहली 1000 वाली सर्विस मुझे 10,000 के आसपास पड़ी थी, और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो अब सर्विस आने वाली है 6000 किलोमीटर वाली, वो भी मुझे 10,000 के आसपास ही पड़ेगी। तो रही बात सर्विस का, सर्विस इज़ नॉट अ कंसर्न एज सच कंसर्न कि भाई एक्सपेंसिव है नहीं है,
और दूसरी चीज़ें बता देता हूँ, ब्रेक्स आगे वाले जैन वैन, पीछे वाले हल्के से कम, मतलब ठीक है, ओके, अपना काम कर रहे हैं जितना इनको करना चाहिए। और भाई एक टेल टाइडी बहुत बड़ी थी, वो मैंने अभी उतार रखी है, आप देख लो, क्योंकि मुझे वो थोड़ी भद्दी लग रही थी। अभी हाँ इंस्टॉल होने वाली है भाई, छोटी टेल टाइडी, बहुत ही जल्दी उसके लिए भी एक चलेंगे मार्केट में, देखेंगे। वैसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर रखी है, 1.5-2 महीना हो गया भाई, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो पा रही है। और कुछ अपना सिंगाम और ये सारा सेटअप बिल्कुल ओके है। रोसो 4 पिरेली, मैं आपको सारा का सारा एक बार वॉक अराउंड दिखा देता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये देखो कावासाकी ने जो कर रखी है, मतलब स्प्रिंग्स के ऊपर ये जो प्लास्टिक की जो पूरा बैंड लगा रखा भाई, ये वाइब्रेशन के लिए, ताकि वाइब्रेट करे ना, कुछ आवाज़ ना आए। देखो और जैसे मैं कर रहा हूँ इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें, जैसे पाइप लटक रहा है ओवरफ्लो वाला, ठीक है, ये भी भाई मतलब टक इन है पूरा प्रॉपर तरीके से। तो भाई गाड़ी के अंदर, कोई बाइक के अंदर कोई भी आवाज़ नहीं है, सिंगल भी मतलब वाइब्रेशन वाली आवाज़ नहीं है। इनफैक्ट जो मिरर्स है ना, मतलब ऐसे लग रहे थे स्टार्टिंग के अंदर की स्टर्डी नहीं है, बट दे डिड देयर जॉब वेरी वेल, कोई भी चीज़ नहीं है। एक खामी थी मुझे भाई यही लग रही थी, इस बाइक की एवरेज भाई 20 के अराउंड एक्सपेक्ट करना हाईवे के ऊपर। और हाल फिलहाल में ही डेटोना लॉन्च होने वाली है, आप सब लोगों को पता है, डेटोना 660। होपफुली भाई उसका कंपटीटर ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल, और भाई अच्छे खासे टैग से है, क्योंकि ट्रायम्फ अपनी जगह है भाई, कावासाकी अपनी जगह। और 6R का जो नाम है, जो इसने नाम बनाया है पहले से ही भाई, वो नाम अपने आप में ये अलग चीज़ है। ये देखो भाई, अटेंशन देखो लोगों की, दिस इज़ द थिंग। आप ट्रैम्प में एग्जॉस्ट भी लगवा लोगे ना, ये जो पीछे मुड़ मुड़ के लोग देख रहे हैं ना भाई, ये चीज़ें नहीं होंगी बिल्कुल भी, फॉर श्योर। बाइक के अंदर 5000 किलोमीटर के अंदर ना मुझे कोई सिंगल कमी आई है, ना मैंने इस शोरूम में इसको लेके गया हूँ, ना सर्विस सेंटर जाने की कोई ज़रूरत पड़ी इस बाइक को लेके। बाइक जैसी आई थी बिल्कुल नई, ब्रांडेड, वैसे के वैसी आज तक चल रही है भाई। 5000 किलोमीटर मैंने इसको में क्लॉक कर चुका हूँ। ऑफ रोडिंग की बात कर रहा था, ये देख लो, स्पेशली मैंने घर जाते समय भी ना ये ऑफ रोडिंग वाला रास्ता लिया है, और वीडियो कर देते भाई यहीं ख़त्म। जो भी डिटेल्स थी मैंने आपके साथ सारी बिल्कुल एक एक डिटेल के अंदर शेयर कर दी है। होपफुली जिन जिन भाइयों के क्वेश्चन थे सारे सॉर्ट आउट हो गए होंगे। और वीडियो को यहीं पे ही लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भाई बहुत जल्द किसी अगली वीडियो के अंदर, एंड तब तक एक मैं ट्रिप भी प्लान कर रहा हूँ। होपफुली हम ट्रिप पे मिलेंगे इस बाइक को लेकर के, थोड़ा लंबा जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे सर्विस के बाद, क्योंकि ट्रिप थोड़ा लंबा होने वाला है और सर्विस 800 किलोमीटर के अंदर इसकी होने वाली है ड्यू। तो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।